स्वागत है आपका हमारे चैनल BR एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 और प्रकाशन कौन सा है? प्रकाशन है ये डॉक्टर मनोहरे प्रकाशन। जो विद्यार्थी NCERT पढ़ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ बनी है क्लास 9 NCERT मैथ, जाकर वहाँ देख लीजिए। आज चैप्टर कौन सा है? चैप्टर है इसका संख्या पद्धति। तो देखिए, संख्या पद्धति होता क्या है, तो इसके बारे में उनकी कुछ बेसिक जानकारियां हैं, उनको हम पहले प्राप्त कर लेते हैं, फिर प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। देखिए, गणित किससे बनी है? गणित अंकों से बनी है ना। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अंक और संख्या किसे कहते हैं, फिर इसके बताएंगे इसकी अंतर क्या होता है, तो फिर प्रश्नावली की तरफ चलेंगे। देखिए, पहले मैं बेसिक पढ़ाऊंगा, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 पार्ट 3 जितने भी पार्ट बनेंगे मैं बनाता चला जाऊंगा। पहले मैं बेसिक पढ़ाऊंगा, फिर प्रश्नावली की तरफ चलेंगे। अगर आप लोग बेसिक पढ़ लेंगे तो प्रश्नावली अपने से ही लगा लेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अंक है तो पहले देख लेते हैं अंक किसे कहते हैं। अंक की शुरुआत करेंगे। आज हमारा पहला दिन है। अंक इंग्लिश होती है इसकी डिजिट। ये क्या होता है? तो देखिए, इसकी परिभाषा भी बन सकती है। तो इसकी परिभाषा क्या है? तो देखिएगा, अंकगणित में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे अंक कहते हैं। देखिए, अंकगणित में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे अंक कहते हैं। कोई भी डिफिनीशन पूछेगा, ये वाली डिफिनीशन बता दीजिएगा, गलत नहीं होगा। अंक की परिभाषा क्या है कि अंकगणित में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे अंक कहते हैं। जैसे इसे एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, अंकगणित में आप लोग अभी तक कितने चिन्ह देखे हैं? तो देखिए, देखे तो होंगे 10। कौन कौन से हैं? तो हम यहाँ लिख देते हैं। पहले आप लोग देखे होंगे 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके अलावा आप कुछ और कोई संख्या ऐसी नहीं है जिनसे मिलकर संख्या बनती है। तो अंक किसे कहते हैं? अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हें क्या कहते हैं? इसके बोलते हैं अंक। तो अंक कितने होते हैं? अंक 10 होते हैं। 9 नहीं बताना है क्योंकि 0 भी अंक है। 0 को छोड़ना नहीं है, 0 को भी साथ में लेके चलना है क्योंकि 0 को बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, 0, 1 से फिर लेकर 9 तक गिनती। अभी पता ना होगा तो क्या बताते होंगे कि 1 से 9 तक कुल मिलाकर अंक 9 होते हैं। तो ऐसा नहीं है। अंक कितने होते हैं? अंक 10 होते हैं। एक कौन सा होता है? एक 0 भी होता है। ठीक दोस्तों, तो देखिए, अंक ये हो गया। तो अब संख्या क्या क्या होती है उसको भी देखिए। देखिए, इसको हम रब कर रहे हैं, लिख लीजिए। दूसरा क्या है? दूसरा है संख्या। इसकी इंग्लिश क्या होती है? इंग्लिश होती है नंबर। ये क्या होती है? संख्या की इंग्लिश क्या है? नंबर। NUMBER। तो ये क्या होती है कि ऐसी संख्याएं, डिफिनीशन है, ऐसी संख्याएं जिसमें दो या दो से
अधिक अंक होते हैं उसे संख्या कहते हैं। डिफिनीशन में एक बार पढ़ रहा हूँ। क्या लिखा है डिफिनीशन? ऐसी संख्या है जिसमें दो या दो से अधिक अंक होते हैं उसे संख्या कहते हैं। तो देखिए, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखिए 48, 500, 1000, 10 और 18 आदि, ये सभी क्या है? ये सभी संख्या है। संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए? उसमें दो या दो से अधिक अंक होना चाहिए। कितने? दो या दो से अधिक। यदि एक अंक होगा तो क्या होगा? वो अंक होगा। लेकिन यदि दो अंक को एक साथ मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? वो संख्या बन जाता है। देखिए 48 लिखा है, इसमें एक संख्या एक अंक, दो अंक, दो अंक है ना। तो संख्या की परिभाषा क्या है? कि जिस संख्या में या ऐसी संख्याएं जिनमें दो या दो से अधिक अंक मिले हों, दो या दो से अधिक अंक होते हों या मिले हों, तो उसे क्या कहते हैं? उसे संख्या कहते हैं। देखिए इसमें दो अंक है तो एक अंक, दो अंक, तो इनको जब मिला दिया जाता है तो ये संख्या हो जाता है। हालांकि ये 4 और 8 ये अंक है, ये अंक है, 4 और 8 अंक है, लेकिन इनको अगर साथ मिला दिया जाता है तो ये क्या बन जाती है? ये संख्या बन जाती है। अब ये 500 है, 500 देखिए 0 0 5 है, तो इनमें 3 अंक है, 3 अंक है तो क्या है? ये भी संख्या है। लेकिन यदि हम 8 लिख दें या 9 लिख दें या 7 लिख दें तो इसमें कामा करके लिखा तो ये क्या होंगे? ये अंक होंगे। कामा करके नहीं लिखना चाहिए। तो 9 8 7 ये क्या है? ये सभी अंक है, लेकिन जिसमें दो या दो से अधिक, यहाँ दो है, दो भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन दो से कम नहीं होना चाहिए। अधिक, अधिक चाहे जितनी भी बड़ी संख्या लिख जाए। जैसे मान लीजिए ये लिखिए, तो इसे बताना है कि ये संख्या है कि अंक है। तो हमें अंक क्या पहचानना? अंक वो होते हैं जो केवल एक अंक लिखा रहे, और संख्या क्या होती है? जिसमें दो या दो से अधिक अंक हो। अब मान लीजिए इसी को हम ऐसे लिख देते हैं 4, 8, 3, 4, तो इसको बताना है तो ये क्या है? अंक है, एक संख्या, तो ये अंक होंगे। क्यों? क्योंकि ये कामा लगा है ना, यहाँ कामा लगा, यहाँ भी कामा लगा है। कामा मतलब ये अलग अलग लिखी है ना, तो ये क्या होंगी? ये अंक होंगी। लेकिन यदि इसी को हम साथ में लिख दें तो ये क्या बन जाती है? संख्या बन जाती है। समझ में आया दोस्तों? तो चलिए देखते हैं अगला क्या है। देखिए इसको रब कर दे हैं। जब मैं इधर साइड में हट जाया करूँ तो आप लोग लिख लिया करिए। तो लिख लिए होंगे, तो चलिए देखते हैं दूसरा। इसको पहले हम रब कर दे रहे हैं। देखिए संख्या और अंक में अंतर क्या होता है? संख्या और अंक में अंतर क्या होता है? तो अंतर यह होता है कि अंक में केवल एक अंक होना चाहिए, और संख्या में दो या दो से अधिक अंक होना चाहिए। यही अंतर होता है, और कुछ अंतर नहीं होता है। तो देखिए अब तीसरा क्या है? तीसरा है, अब हम अंक जान गए, संख्या जान गए, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी संख्याएं सम है और कौन सी संख्या विषम है। तो पहले हम जान लेंगे सम किसे कहते हैं। सम संख्या, ये क्या होती है? सम संख्या क्या होती है? तो सम संख्या की यदि परिभाषा पूछेगा तो कैसे बताएंगे? कि ऐसी संख्याएं जो दो से, किससे? दो से पूर्णतया विभाजित का मतलब होता है कि ये पूरी तरह कट जाए, शेषफल 0 आना चाहिए, तो वही क्या होता है? वह सम संख्या होता है। तो इसकी परिभाषा भी हम लिख दे रहे हैं। सम संख्या है तो ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतया विभाजित हो जाए तो उसे सम संख्या कहते हैं।
डेफिनेशन क्या है कि ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतया विभाजित हो जाए तो उसे सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ बात आती है कि पूर्णतया विभाजित का मतलब क्या होता है। पूर्णतया विभाजित का मतलब यह होता है कि जो संख्या लिखी है वो दो से पूरी तरह कट जाना चाहिए, शेषफल कुछ भी नहीं बचना चाहिए, जीरो बचना चाहिए, तो वही क्या होता है, यह पूर्णतया विभाजित होता है। तो देखिए हमने जान लिया परिभाषा, तो सम संख्या की परिभाषा जान लिए, तो हमें यह भी जान लेना चाहिए कि इनको कैसे पहचाने। अब बात आती है इसको पहचानने के लिए, तो इनको पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जिन संख्याओं के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो क्या होंगी, वो सम संख्या होंगी। देखिए पहचानने का सबसे मस्त तरीका क्या है, पहचानने का तरीका क्या है कि जिन संख्या के अंत में या जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, बस आप लोग को 5 ऐसी संख्या को याद करना है। कौन कौन सी है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। यदि जिस संख्या के अंत में इकाई अंक यदि इनमें से कोई भी एक होना चाहिए, जरूरी नहीं कि सभी हो, एक भी होगा तो काम चल जाएगा, वो सम संख्या होंगी। एग्जाम्पल ले रहे हैं तो समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए ये है, पहले इसको नहीं लेना है, हम ये लेते हैं 4 8 2, इसको अभी नहीं लीजिए। देखिए 4 8 2 इकाई अंक या अंत में, तो इकाई अंक क्या होना चाहिए, या अंत या इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या है, यहाँ इकाई किसे कहते हैं, इसे इकाई कहते हैं, इसे दहाई कहते हैं, इसे सैकड़ा कहते हैं। तो इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो क्या होती है, वो सम संख्या होती है। तो देखिए इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक 2 है, तो ये सम संख्या होंगी। अब देखिए इसका इकाई अंक कितना है, तो इसका इकाई अंक 7 है, तो सम संख्या होने के लिए 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, और 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, लेकिन 7 होगा तो सम संख्या नहीं होगी, तो ये क्या होगा, ये सम संख्या नहीं होगी। अब मान लीजिए ये लिखा है 450, तो बताना है हमें ये सम संख्या की विषम संख्या है। तो देखिए इकाई का केवल हमें इकाई का एक अंक देखना है, और ये 5 ऐसे अंक है जिसे आपको याद करना होगा। तो इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक 0 है, तो 0 सम संख्या है कि नहीं, तो देखिए इकाई का अंक इसका सम होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो कौन सी संख्या होगी, सम संख्या होगी। तो इकाई का अंक 0, तो ये भी क्या होगी, सम संख्या होगी। अब सम संख्या पढ़ लिए, तो अब विषम भी संख्या पढ़ लेते हैं। तो देखिए विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या इतने में से छोड़कर जो बची है ना, वही विषम संख्या होती है। तो इसमें परिभाषा कैसे बनाएंगे कि जिस संख्या के अंक इकाई का अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, तो वो क्या होंगी, वो विषम संख्या होंगी। इसको रब कर बता रहे हैं, इसकी परिभाषा भी देखिए, इसको लिख लीजिए, हम रब कर दे रहे हैं। देखिए जब मैं साइड में हट जाया करूं तो आप लोग लिख लिया करिए, क्योंकि आप तो मेरे सामने है नहीं, आप पता नहीं कितनी दूर से पढ़ रहे हैं, कितने पास से पढ़ रहे हैं, मुझे ये पता नहीं चलता। तो मैं जब साइड में हट जाया करिए, तो आप लोग को क्या करना है, वीडियो को रोक कर जितना मैं पढ़ाऊँ पहले समझना है, फिर उसके बाद लिख लेना है, ठीक है। तो देखिए अभी हमने क्या पढ़ा है, सम संख्या पढ़ा है, तो विषम संख्या जान लेते हैं। देखिए विषम संख्या, देखिए इसकी डिफिनीशन क्या है कि ऐसी संख्या, जो भी सम संख्या देखे है ना उसी तरह बनाएंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग रहेगा, क्योंकि वो सम था ये विषम था, थोड़ा सा अलग, तो यहाँ भी परिभाषा में भी थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। तो ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया
विभाजित न हो उसे विषम संख्या कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है कि ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। लेकिन सम संख्या में क्या था, सम संख्या में यह था कि जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ये अलग है कि ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित ना हो, अर्थात उसका हासिल कुछ में कुछ बच जाना चाहिए, पूर्णतः जीरो नहीं आना चाहिए, तो वो क्या होगी, वो विषम संख्या होगी। लेकिन इसे हम पहचाने कैसे, पहचानने कोई ट्रिक है तो जी है, क्या है देख लीजिए। देखिए पहचानने का सबसे मस्त तरीका क्या है, पहचानने का मस्त तरीका क्या है कि जिन संख्या या जिस संख्या के अंत में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, उसमें भी 5 लिखाए थे, इसमें भी 5 है, तो क्या होंगी, वो विषम संख्या होंगी। जैसे अभी हमने पढ़ा है ना, इकाई अंक देखना है, केवल इकाई अंक, इसमें भी केवल इकाई अंक देखना है। इकाई अंक क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए या 3 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 7 होना चाहिए या 9 होना चाहिए, तो वो क्या होंगी, वो विषम संख्या होंगी। 2-3 एग्जाम्पल मैं यहाँ ले रहा हूँ, आपको बताना है कौन सी सम संख्या है, कौन विषम संख्या है। तो देखिए देखिए अब ये 6 एग्जाम्पल हमने लिया, 6 एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए 478 लिखा है, तो ये हमें इसे बताना है कि ये सम संख्या या विषम संख्या है। तो हमने सम संख्या के लिए और विषम संख्या के लिए कुछ में कुछ आपको रूल बताया। तो हमने रूल क्या बताया कि सम संख्या को अगर पहचानना हो तो उनके इकाई का अंक देखना है, केवल केवल इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक का देखेंगे, इकाई का अंक अगर 8 हो, 2 है, 4 है, 6 है, 8 हो, तो क्या होगा, वो सम संख्या है। 8 है तो 8 है, क्या है, सम संख्या है, तो ये सम संख्या हो जाएगी। अब देखिए इसका इकाई अंक कितना है, 3 है, तो 3 हमने किस में लिखाया है, विषम संख्या में लिखाया है, तो ये क्या हो जाएगी, ये दूसरा नंबर विषम हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ इकाई का अंक कितना लिखा है, इकाई का अंक 5 लिखा है, तो ये क्या होगी, ये भी विषम संख्या होगी। क्यों, क्योंकि सम संख्या होने के लिए उसका इकाई अंक 2 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा कोई अंक नहीं है जो सम संख्या का होना चाहिए। तो देखिए इसमें इकाई अंक कितना लिखा है, 1 लिखा है, तो ये विषम संख्या है। इसमें 9 लिखा है, तो ये भी क्या है, ये भी विषम संख्या है। लेकिन इसमें कितना लिखा है, 4 लिखा है, तो ये सम संख्या होगी। क्यों, क्योंकि इसका इकाई का अंक 4 है। ठीक दोस्तों, तो सम संख्या और विषम संख्या समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। इसको हम रब कर दे रहे हैं, लिख लीजिए। देखिए भाज्य संख्या ये क्या होती हैं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या क्या होती हैं। तो भाज्य संख्या वो होती हैं जो 2 से भी कटे, और मतलब ऐसा होना चाहिए कि उसको कटने के लिए 4 5 2 हो, 3 हो, 3 तो कम से कम 2 होना चाहिए, तो क्या होगी, वो भाज्य संख्या होगी। जैसे देखिए कोई भी संख्या लिखा है, तो उसका अगर उसको 2 से विभाजित होना चाहिए, 1 से विभाजित होना चाहिए, और कई संख्या से यदि विभाजित हो रहा है, तो क्या होगा, वो भाज्य संख्या होगा। लेकिन ये अभाज्य संख्या क्या है, तो देखिए अभाज्य संख्या में होता है कि कोई भी संख्या जैसे लिखी है ना, तो उसको अगर वो केवल जिस संख्या लिखी है उससे कटना चाहिए और 1 से कटना चाहिए, और किसी से भी नहीं कटेगा, तो क्या होगा, वो अभाज्य संख्या होगी। तो भाज्य संख्या क्या होगी, तो देखिए इसका एग्जाम्पल जैसे हम ले लें, ये 2 है, तो देखिए पहले इतना बड़ा नहीं ले, छोटा ले,
जैसे 14 लिखा है तो 14 भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? तो 14 है भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि ये 14 क्या है, केवल 14 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 7 से कट रहा है और 1 से भी कटेगा। तो देखिए यहाँ कितने संख्या से कट रहा है, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या। तो हमने क्या बताया, भाज्य संख्या, अगर भाज्य संख्या किसी की पहचानना हो तो क्या करेंगे, उसमें अगर 2 या 2 से अधिक अगर संख्याओं से कट रहा है तो वो भाज्य संख्या होगा। लेकिन अभाज्य संख्या क्या होगी, वो स्वयं और 1 के अलावा किसी से भी ना कटे तो वो क्या होगी, वो अभाज्य संख्या होगी। तो इसकी परिभाषा भी देखना चाहे तो परिभाषा भी देख लेते हैं। ऐसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो। ऐसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो या कटती हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ विभाजित का मतलब होता है वो यहाँ कटती है जो, तो विभाजित और कटना वही एक ही काम होता है। विभाजित का मतलब होता है वो पूर्णतः कट जाए और कटना का मतलब होता है वो भी पूर्णतः कट जाए। तो देखिए परिभाषा क्या है कि ऐसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो या कटती हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल पहला 12 है, तो हमें बताना है 12 भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या है। तो देखिए पहले इसको काट लीजिए, या काटना नहीं चाहते तो लासा निकाल लीजिए। तो इसका देखिए लासा निकालेंगे तो 12, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। तो इसे देखिए 2 से कट रहा है और 3 से कट रहा है, एक संख्या, दो संख्या कट 2 और 1 से खुद कटेगा और 12 केवल 12 से कटेगा। तो देखिए ये 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 1 से कटेगा। तो 1 2 3 4 5, 2 या 2 से अधिक भी हो गई तो ये क्या होगी, ये भाज्य संख्या होगी। और जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 49, तो 49 हमें बताना है कि भाज्य संख्या क्या अभाज्य संख्या है। तो आप लोग कहेंगे ये भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है। तो देखिए दोस्त, यहाँ हमने पढ़ा रहे हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, सम विषम संख्या हम नहीं पढ़ा रहे हैं। यहाँ आप लोग को सम विषम देखकर टिक नहीं मानना है अभाज्य संख्या में। अभाज्य संख्या क्या, सम और अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, इसमें हमें बताना है अभाज्य संख्या है भाज्य संख्या है। तो हमने क्या बताया, भाज्य संख्या में वो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से कटना चाहिए। तो अब देखिए पहली बात तो ये 49 अपने से 49 से कटेगा, फिर 7 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। तो देखिए 1 2 3, तो 3 2 या 2 से अधिक कट रहा है ना, तो 2 या 2 से अधिक नहीं, 3 या 3 से अधिक। क्योंकि अगर 2 से कहेंगे तो 2 से मान लीजिए ये 17 है तो 17 से कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो 3 या 3 से अधिक होना चाहिए। तो 3 या 3 से अधिक संख्याओं से काटना चाहिए। तो देखिए यहाँ काटेंगे 1 2 3, 3 या 3 से अधिक, 3 भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 अगर करेंगे तो अभाज्य संख्या में चला जाएगा। तो ये अभाज्य संख्या में क्या होती है, 17 से भी कट जाएगा और 1 से कट जाएगा, तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो हम क्या होती है भाज्य संख्या, जो 3 या 3 से अधिक संख्याओं से काटना चाहिए। तो अब देखते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है, ये भाज्य था। अब देख लेते हैं अभाज्य संख्या। यहाँ हम लिख देते हैं अभाज्य, हो गया अभाज्य। अभाज्य संख्या क्या होती है,
तो हमें अभी बता ही दिया है, जब भाज्य संख्या जान गए तो अभाज्य संख्या जानने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अभाज्य संख्या जानने के लिए जो भाज्य नहीं है वही अभाज्य है। तो यहाँ क्या बताएंगे, ऐसी संख्या जो केवल एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटना चाहिए। इसकी डिफिनीशन क्या है कि ऐसी संख्या जो, यहाँ जो लिख लीजिएगा, ऐसी संख्या जो केवल एक या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटना, अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ हम एग्जाम्पल लेते हैं, और यहाँ अन्य का मतलब क्या होता है, अन्य का मतलब होता है दूसरी संख्या। ठीक है दोस्तों, तो ये एक और एक के स्वयं, जो एक और स्वयं के अलावा, स्वयं का मतलब क्या है, जैसे 17 लिखा है तो 17 से कटेगा, यही इसका स्वयं है। तो 17 से कटेगा, और एक देखिए एक से कट रहा है और 17 से कट रहा है। यदि ये और किसी संख्या से कटता तो ये क्या होता है, ये भाज्य संख्या होगा। लेकिन यदि स्वयं से कटे और एक से कटे तो क्या होगा, वो अभाज्य संख्या होगा। कुल मिलाकर इतना याद करना है। परिभाषा नहीं याद करना चाहते तो नहीं याद कर सकते। देखिए क्या बताना है, जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी न कटे वो क्या होता है, वो अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, तो हम यहाँ 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं, वहाँ आपको बताना है कि कौन भाज्य संख्या है कौन अभाज्य संख्या है। देखिए इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, 48, 73, 71, 82, 34 और 31। तो हमें बताना है कि ये अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। तो देखिए पहले लिखा 48, तो हमें 48 बताना है कि ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। तो देखिए ये पहली बात तो 2 से कट जाएगा, और 3 से भी कट जाएगा, स्वयं से कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, तो ये क्या होगी, ये भाज्य संख्या होगी। और दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है, दूसरा है 73। देखिए 73 केवल 73 से कटेगा और एक के अलावा किसी से भी नहीं कटेगा, तो 73 क्या होगा, 73 अभाज्य संख्या होगी। और 71 क्या है, 71 केवल 71 अपने के अलावा किसी से नहीं कटता। 71 से कटेगा और एक से कटेगा, और किसी से नहीं कट रहा है तो ये क्या होगी, ये अभाज्य संख्या होगी। और 82 है तो 82 2 से कट रहा है, 82 से कट रहा है, एक से कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भाज्य संख्या हो जाएगी। और 34 भी क्या हो जाएगा, ये भाज्य संख्या हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये कई संख्या 3 या 3 से अधिक संख्या से कट रहा है। और 31 देखेंगे, 31 से कटेगा और एक से कटेगा, और किसी से नहीं कट रहा है, तो ये क्या होगा, ये अभाज्य संख्या होगा। ठीक दोस्तों, तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या अच्छी तरीके से समझ लिए हैं, और परिभाषा भी लिख लीजिए। तो बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्या है, यहाँ अगला है योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम। तो देखिए ये क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम। तो योगात्मक प्रतिलोम वो होता है, कोई संख्या दी है उसका पूछेगा इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो योगात्मक प्रतिलोम वो होता है कि दी गई संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े जो उसका मान 0 आ जाना चाहिए। और प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। तो देखिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, समझ में आएगा। देखिए योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो मान लीजिए -6 है, तो इसका एक योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो देखिए -6 है, तो इसमें हम कौन सी संख्या जोड़ें,
कि इसका मान 0 हो जाना चाहिए। तो 6 है, यदि हम 6 केवल 6 जोड़ दें तो क्या होगा, इसका मान 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 6 में से 6 को घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो -6 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 0 होगा। और 7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 7 का होगा। इसमें हम कौन सी संख्या जोड़े, तो -7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, और प्लस माइनस का होता है माइनस, और 7 में 7 घटा देंगे तो 0। तो 7 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -7। कुल मिलाकर कुछ नहीं याद करना, आप लोग को ये याद करना है कि अगर किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम पूछता है ना, तो चिन्ह देखना है, केवल चिन्ह। क्या देखना है, चिन्ह देखना है। यदि प्लस में है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम माइनस में हो जाएगा, यदि माइनस में है तो उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। देखिए यहाँ माइनस में था, -6 है, तो हमने इसमें योगात्मक प्रतिलोम 6 लिखा। ये माइनस है तो प्लस का 6 लगा देना है बस। जैसे यदि इस प्रकार तो हमें नहीं लिखना, तो किस प्रकार लिखना है, तो ये देखिए। तो कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि -6 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो देखिए -6 का योगात्मक प्रतिलोम कह रहा है ना, तो योगात्मक प्रतिलोम को हमने कैसे बताया है कि यदि उसका साइन चिन्ह प्लस में हो तो माइनस में कर देंगे, माइनस में होगा तो प्लस में कर देंगे। तो ये माइनस में है तो इसको हम 6, और प्लस लिखा नहीं जाता, तो -6 का योगात्मक प्रतिलोम 6 हो जाएगा। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। और जैसे 12 लिखा है, तो 12 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 12 का योगात्मक प्रतिलोम -12 हो जाएगा। -12 क्यों, क्योंकि ये प्लस में है, प्लस को लिखा नहीं जाता, आगे छुपा रहता है, और ये माइनस में लिख देंगे तो +12 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -12। और 100 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका होगा -100, क्योंकि ये प्लस में है तो -100 कर देंगे, यही इसका योगात्मक प्रतिलोम होगा। कुछ नहीं याद करना, क्या याद करना है, केवल साइन को याद करना है बस, और कुछ नहीं याद करना है। तो देखिए अब योगात्मक प्रतिलोम हो गया है, तो अब देख लेते हैं गुणात्मक प्रतिलोम किसे कहते हैं। तो देखिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो इसको हम रफ कर दे रहे हैं। और प्रतिलोम का मतलब याद रखना हमेशा कि प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, देखिए गुणात्मक प्रतिलोम यदि किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है ना, तो जो संख्या लिखी रहती है ना उसका उल्टा कर देते हैं। उल्टा करने क्या मतलब है, देखिए यहाँ जैसे यहाँ पूछ रहा है, इसकी परिभाषा नहीं पूछता है, यदि परिभाषा इसका गुणात्मक प्रतिलोम का पूछेगा तो हमें क्या बताना है कि दी गई संख्या का यदि गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो उसमें ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि उसका मान 1 आ जाए, कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो वो क्या होता है, वो गुणात्मक प्रतिलोम होता है। लेकिन योगात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम में यह होता है कि दी गई संख्या में ऐसी कौन सी संख्या को जोड़ें कि उसका मान 0 आ जाए। और अभी तो हमने बताया कि गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है। तो देखिए मान लीजिए ये -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका क्या होगा, इसका होगा -1/1। अगर यदि हम इससे गुणा करा दें तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, क्योंकि गुणे में लिखा है, तो माइनस माइनस प्लस भी होता है, तो 1 1 कम 1। तो देखिए इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया ना, तो यही इसका क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम होगा। यदि हम 12 कह दें तो 12 का गुणात्मक प्रतिलोम, पहले आप लोग को ये देखना कि गुणात्मक पूछ रहा है या योगात्मक पूछ रहा है। तो यहाँ हमने क्या पूछ रहा है, गुणात्मक पूछ रहा है, कह रहा है कि इसका 12 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो 12 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 12 यहाँ कुछ नहीं दिख रहा तो इसका मतलब होता है 1, किसी बटे कुछ ना दिखे तो उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है ना। तो 12/1 इसका उल्टा क्या होगा,
जो नीचे लिखा हर में लिखा उसको अंश में कर दीजिए, जो अंश में लिखा उसको हर में कर दीजिए। तो ये उसको उल्टा करेंगे तो 1/, क्या होगा, 12 हो जाएगा। तो 12 से 12 को काट देंगे, क्योंकि यदि हम इसको गुणा करके बाद में काटे, 12 एकम 12 और फिर 12 एकम 12, तो यहाँ काट दिए तो बराबर 1 आया ना। इसीलिए जब गुणे में रहता है ना तो इधर वाली इधर से संख्या कटती है या ऊपर नीचे कटती है। ठीक दोस्तों, तो देखिए इसका मान कितना है, 1 आया ना, तो यही इसका क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि उसका मान 1 आ जाए और दी गई संख्या का उल्टा कर दें, प्लस में हो या माइनस में हो। यदि कोई संख्या मान लीजिए 12 ही है, -12 है, तो इसका कह रहा है गुणात्मक प्रतिलोम में बताना है। तो इसका क्या होगा, तो 1/, माइनस का 1/12, माइनस कह रहा है तो माइनस भी यहाँ लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ माइनस कह रहा है तो यहाँ भी माइनस लगाएंगे, यहाँ माइनस नहीं कह रहा है तो यहाँ भी माइनस नहीं लगाएंगे। यहाँ कह रहा है तो देखिए अब माइनस को माइनस से काट देंगे या माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसीलिए हम इसको काट देते हैं। अब 12 और गुणे 12 है, इसके बटे 1 है, तो यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 1 एकम 1, 1 एकम 1, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, यही होता है गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। देखिए हमने इसमें पार्ट कई बनाएंगे, ये है कौन सा, पार्ट नंबर 1 है। तो बेसिक से पढ़ते हुए चलेंगे। प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली यदि आप बेसिक पढ़ लेंगे तो प्रश्नावली आप अपने से लगा लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।